स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मॉडल पेपर का। देखिए बहुत सारा मॉडल पेपर बहुत लोगों ने सोल्यूशन करा दिया है, ठीक है, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं वो कोई नहीं कराया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जिस मॉडल पेपर में जितने भी आप लोगों के 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो चाहे 6 क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन में पूरा फुल डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से वो आपके पेपर में जरूर आ सकता है 2023 बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि अगली बार भी देखने को यही मिला था कि 2022 का आप लोगों का मॉडल पेपर आया था, जो 2022 में एग्जाम हुआ, तो 2022 मॉडल पेपर से ज्यादातर क्वेश्चन उसके पेपर में पूछे गए थे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन हालांकि आज की वीडियो में सिर्फ दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जितने भी दीर्घ उत्तर दिया होगा इस मॉडल पेपर में सब कुछ कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहीं से आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा प्रारंभ होगा। और पूरा का पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में सोल्यूशन कराने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि रटना नहीं है आप लोगों को सवाल को, तरीका आप लोगों को याद करना है। क्या तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तरीका मालूम चल जाएगा तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन देगा आप आसानी से कर पाओगे। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, क्या पहले पढ़ लेते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो आपको समीकरण युग्म दिखाई दे रहे हैं इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। इसको इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। क्या होता है तरीका, मैं इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो दो इक्वेशन दिया है, पहला 10/में एक्स प्लस वाई दे रखा है, ठीक। फिर बीच में प्लस दिया है 2/में एक्स माइनस वाई दे रखा है और बराबर में 4। ये पहला आप लोगों का समीकरण हुआ। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 15/में एक्स प्लस वाई और बीच में लगाया हुआ है माइनस, फिर लिखा है 5/में एक्स माइनस वाई और बराबर में -2 दे रखा है, ठीक है। इसे हमें रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। क्या होता है मेथड, इसका तरीका सीखिए। देखिए सबसे पहले अगर आपके नीचे x प्लस वाई आ गया और यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दे दिया, तो सिंपल करते क्या है कि ऊपर एक तो आप लोगों का छिपा होता है, कोई भी संख्या है उसके गुणे में एक तो छिपा ही होता है। इसको क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि यह आपका हो जाएगा 1/10 और बटे में हो जाएगा आपका x प्लस वाई। लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1 और बटे में x माइनस वाई, बिल्कुल। बराबर में क्या हुआ है 4, इसको हम 4 उतार देते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1/15, ठीक है, और बटे में लिख देंगे x प्लस के वाई और नीचे आपका माइनस, और इसे लिख देंगे 1/5 और बटे में हो जाएगा आपका x माइनस के वाई और बराबर के हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर। चलिए इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, देखिए ऊपर एक और नीचे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी ऊपर एक नीचे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक्स माइनस वाई और यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक्स माइनस वाई। हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना ऊपर से एक ले लेंगे और नीचे ले लेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर हम लोग मान लेंगे a, ठीक। तथा इसमें देखा जाए तो ऊपर एक है और नीचे का आपका है x माइनस के वाई, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे b, ठीक। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर पहला और इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लोग करेंगे सिंपल क्या कि समीकरण जो पहला और दूसरा आया है तो इस पहले का मान इसमें रख देंगे और इसका मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो जहां पे भी 1/x प्लस वाई दिखेगा वहां पे a रखेंगे और जहां पे भी 1/x माइनस वाई दिखेगा वहां पे b रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि 1/x प्लस वाई आ गया, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे a और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक। बीच में आ गया प्लस, यहाँ पे आपका बच गया 2 और गुणे
1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई बराबर b है, तो यहाँ लिखेंगे b और बराबर के क्या आ गया आपका 4। इसी तरह इसमें भी रखेंगे तो 1/x प्लस वाई का वैल्यू क्या है a, तो हो जाएगा a गुणे में हो जाएगा आपका 15 और माइनस यहाँ पे 1/x माइनस वाई का वैल्यू b है, तो हो जाएगा b गुणे 5 और बराबर के हो जाएगा माइनस के 2। अब यहाँ पे इसे अगर हम हल करें तो 10 को गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a और प्लस 2 को गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा 2b और बराबर के हो जाएगा 4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा, ठीक है। और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 15a और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 5b और बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर चौथा, ठीक है। समीकरण तीसरा, समीकरण चौथा, यहां तक आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करना है कि यह रैखिक समीकरण युग में बदल गया। अब रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि बहुत होता है। प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है। तीनों में से कोई विधि लगाइए, इसको हल कीजिए। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे कि किसी न किसी एक वैल्यू को बराबर करेंगे। तो देखिए समीकरण जो तीसरा है यहाँ पे 10a है और समीकरण चौथा में यहाँ पे 15a है। अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूं तो यह 30a हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो यह भी 30a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 में लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तथा ये जो समीकरण 4 है इसमें 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए सिंपल कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि समीकरण 3 में 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा करेंगे तो इस सब में 3 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 दहा में 30a और प्लस 3 दूनी के 6b और बराबर 3 चौक को 12। ये होगा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 5वां, ठीक है। और इसमें हम लोग समीकरण चौथा में 2 को गुणा करना है तो ये हो जाएगा 15 दूनी के 30a और माइनस 5 दूनी के 10b बराबर माइनस 2 दूनी के 4। इसका नाम रख देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 6, ठीक है। यहां तक कंफर्म है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, लेकिन हालांकि दोनों प्लस में है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे घटाने पे। अगर एक प्लस में रहता है एक माइनस रहता तो जोड़ने पे काम बन जाता, लेकिन दोनों प्लस में है तो घटाएंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, मतलब समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 5 लिखेंगे 30a प्लस के 6b बराबर के क्या है 12 और यहाँ पे समीकरण 6 घटाना है तो नीचे लिखेंगे 30a माइनस के 10b और बराबर के माइनस के 4। ये हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस 30 है और यहाँ माइनस 30 है, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका कि प्लस 6b और प्लस 10b दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 16b बराबर यहाँ प्लस 12 और प्लस 4 मिलके हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो b बराबर आ गया आपका 1। b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 5 में रखिए, समीकरण 6 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, किसी में भी रखिए a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह खाली है, मैं लिखूंगा b का मान, क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण, छोटा कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पे आपकी मन, आप चाहे जिसमें भी रख दो ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 उतारना पड़ेगा, क्या है 10a और प्लस के आपका 2b और बराबर 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10a
और प्लस के 2 गुणे बी का वैल्यू कितना है जी 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, बराबर के क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 10a और प्लस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a बराबर 4 प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। ये हो जाएगा आपका 10a बराबर 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। अब यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 बटे के कितना 10 हो जाएगा। अगर मैं इसे कटा दूं तो यहां से आ जाएगा 1/5, 2 एकम 2, 2 5 10, यही ना होगा। तो a बराबर आ जाएगा 1/5। ये आपका a का वैल्यू आ गया 1/5 और b का वैल्यू आ गया 1। अब क्या करना होता है, अब ध्यान सुनिए। अब a और b का मान हम लोग समीकरण जो हमने शुरू में पहला और यह दूसरा माना था, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे और यहाँ पे b का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि a तथा b का मान, क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे, बहुत पूरा का पूरा नंबर मिलेगा 6 नंबर। तो ए तथा बी का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पे, अब समीकरण 1 क्या था, तो यह था 1/x प्लस वाई बराबर a था। ठीक, और समीकरण बी क्या था, तो 1/y क्या था x माइनस वाई बराबर क्या था b था। ठीक है, यही तो था। अब यहाँ पे होगा 1/x प्लस वाई बराबर a का मान कितना आया है 1/5। अब 1/5 रख दीजिए, क्या करना है, तो 1/5 हमने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह यहाँ पे b का वैल्यू रखना पड़ेगा, b का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू कितना आया है 1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई का गुणा 1 में होगा तो आएगा x प्लस वाई बराबर 5 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका 5। इतना तो क्लियर है। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लो x माइनस वाई को गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा x माइनस वाई, अब बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब करना क्या है कि समीकरण कहां तक मान चुके थे, समीकरण 6 तक, तो इसको समीकरण 7 मान लो, इसको समीकरण 8 मान लो। क्या करना है, अब इसको हल करो, तो यहाँ पे देखो प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई, जोड़ने पे काम चल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 7 और प्लस समीकरण 8, समीकरण 7 और समीकरण 8 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5, इसमें जोड़ना है x माइनस वाई बराबर कितना 1। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ से मैं x निकालूं तो x बराबर आ जाएगा 6/2, काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। अब x बराबर 3 आ गया। अब x का मान चाहो तो समीकरण 7 में रख दो, चाहो तो समीकरण 8 में रख दो, तो लिखेंगे, अब यहाँ पे जगह बचा है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, चाहे तो 7 में रख दो चाहे तो 8 में, हालांकि मैं 7 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, चलो 7 में रख देते हैं, तो 7वां समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 5, यही तो है। तो x बराबर 3 आया है ना, तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर क्या रख देंगे 5। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, y बराबर 2 आ गया और x बराबर 3, यह होगा लास्ट में आंसर। तो देखो ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में बताया, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, पूरा हमने अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में लिख कर आप लोगों को बताया, इसी तरह लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हो गया ना, आगे जब देखोगे तो यहाँ पे अथवा करके दिया है, कह रहा है कि या तो तीसरा प्रश्न कर दो या तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है इसको कर लो, तो इसको भी करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा करने वाला है। चलो इसको करते हैं। इसमें दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आराम से जैसे उस प्रकार के प्रश्नों को समझो ना, इसी तरह इसको भी समझोगे पूरा डिटेल में।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पूरा समय देना आप लोग, अच्छे तरीके से सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और लगाने का मेथड भी मालूम चल जाएगा। देखो एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एज वाला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका एक ही तरीका होता है लगाने का, उसको फॉलो करना, पूरा का पूरा आंसर सही आएगा। देखो क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो 1/3 है, उसकी वर्तमान वही ज्ञात कीजिए। किसकी बात हो रही है, सिर्फ रहमान की बात हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, रहमान की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नाम लिखोगे क्या आप, रहमान, क्या लिखोगे, रहमान लिखोगे। ठीक, अगर दो लोगों की बात होती तो दो लोगों का नाम लिखते हैं, हालांकि एक लोगों की बात हुई है रहमान की, रहमान लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाना है। ठीक है, और जो पहला कॉलम रहेगा वो आपका वर्तमान आयु का रहेगा, किसका, वर्तमान आयु। जब तक वर्तमान आयु नहीं मालूम रहेगा तब तक आगे और पीछे की आयु नहीं बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहला कॉलम वर्तमान आयु का ही रहता है, चाहे ये वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कितने वर्ष पहले की बात की गई है, कितने वर्ष बाद की। तो पहला में लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व आयु। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे और आगे क्या दिया है, व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद की आयु दिया है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, इतना पढ़कर पहले कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, यही 3 चीज होती है, एक तो वर्तमान आयु, फिर देखेंगे कितने वर्ष पहले की बात हुई है, कितने वर्ष बाद की बात हुई है, पूरा का पूरा कॉलम इतना सेट कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करना होता है, रहमान की वर्तमान आयु पूछा है, रहमान की वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है, तो जो आयु नहीं मालूम है इसको आयु को हम लोग मान लेंगे यक्स। माना कि रहमान की वर्तमान आयु यक्स है, तो रहमान की वर्तमान आयु अगर यक्स, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी, तो यक्स-3 रही होगी, सिंपल। अगर वर्तमान आयु यक्स है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, तो यक्स+5 हो जाएगा। ठीक, तो पूरा का पूरा एज निकल गया कि 3 वर्ष पूर्व x-3 वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष बाद कितना करा जाएगा, तो x+5 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला उसके अनुसार पूरा हैंडल कर लोगे। क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है यह, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो भाई इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो x-3 का व्युत्क्रम करोगे तो नीचे एक होता, तो एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्नानुसार, क्या डालोगे, प्रश्नानुसार आप हेडिंग डाल लेना, प्रश्नानुसार। ठीक, फिर शुरुआत करोगे, कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/(x-3) हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, तो 5 वर्ष पश्चात आयु यह है, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम करना है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/(x+5). फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 1/3 है, तो इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब यही सिचुएशन आप लोगों को बनानी थी, अब तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया, अब तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है। मेन काम होता है इसको डायग्राम को बनाना, डायग्राम बन गया तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान होता है, कैसे सॉल्व करना है देख लो। तो सिंपल करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा आपका x-3 और एक एलसीएम हो जाएगा आपका x+5 हो जाएगा। ठीक, अब x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x+5, x+5 को गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका x+5, बीच में आपको बचेगा प्लस, और x+5 से x+5 कैंसिल, तो बच गया x-3, x-3 को गुणा 1 में करोगे तो आएगा आपका x-3, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका x मिलके हो जाएगा 2x, और +5 - 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस के कितना, 2, और नीचे क्या हो जाएगा, x में x को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x², और +5 को गुणा x में करोगे तो +5x, और -3 को गुणा x में करोगे तो -3x, -3 को गुणा +5 में करोगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1/के कितना आ जाएगा, 3। यहां तक तो कंफर्म हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो अब करना क्या है, ऊपर हो जाएगा 2x+2, और नीचे अगर हल करें तो हो जाएगा आपका x² प्लस 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, और माइनस के हो गया 15,
अब बराबर में हो जाएगा 1 बटे के कितना 3 हो गया। अब हमें करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15 को गुणा अगर 1 में कर दें तो इतना ही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15 आएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6x और प्लस 3 दूनी के 6, इतना आएगा। अब हमें करना क्या, इसको सब इधर ला दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x, और इधर बच गया माइनस के 15 और प्लस के 6 इधर आएगा तो माइनस के 6, बराबर इधर बच गया 0। अब करना क्या पड़ेगा, यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और देखो प्लस 2x माइनस 6x, तो 6x में से 2x जाएगा तो बचेगा यहाँ से माइनस के 4x और माइनस के 15 माइनस के 6 दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस के 21 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड विधि से इसको क्या करो, हल कर दो। देखो गुणा करने पे 21 आ जाए, माइनस के 21 गुणा करने पे माइनस के 21 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 1। देखो कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ तरीका। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस 21 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में 1 में तो आएगा आपका माइनस के 21। तो गुणा करने पे तो आपका होना चाहिए माइनस के 21 और जोड़ने या घटाने पे आप लोगों का बनना चाहिए क्या, माइनस के 4। तो बताओ ऐसा कोई नंबर है, तो बिल्कुल है, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4, लेकिन आना चाहिए माइनस के 21 और घटाने पे माइनस के 4, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसके आगे माइनस लगाएंगे। -7 गुणे 3 करेंगे गुणा तो माइनस 21 भी आ जाएगा और -7 में से अगर हम क्या करते हैं 3 घटा भी देते हैं, ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का माइनस के 4, 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 ही तो आएगा। तो इसको लिखोगे कैसे, देखो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस के और प्लस के 3x माइनस के 7x और माइनस के 21 बराबर 0। अब देखो पूरा सटीक बैठ गया, 3x माइनस 7x माइनस के 4x और 3 गुणे -7 माइनस के 21, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे आप जोड़ा बना लोगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा x प्लस के कितना 3 और माइनस यहाँ से कॉमन क्या बच रहा है 7 कॉमन लोगे तो x माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस और 7 त्रिक 21 तो 3 बार जाएगा बराबर के 0। तो देखो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे भी x प्लस 3 और यहाँ पे भी x प्लस 3 दोनों कॉमन ले लो, तो दोनों को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या x प्लस 3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस के 7 और बराबर में क्या आ रहा है 0। तो एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो ये तो आ जाएगा आपका x बराबर माइनस के 3 और ये आ जाएगा x बराबर माइनस के 7 हो जाएगा तो प्लस के 7। तो एक तो आ गया x बराबर 7 और ये एक आ गया x बराबर माइनस के 3। तो माइनस वाला आंसर तो होगा ना, जब भी होगा तो प्लस वाला। तो देखो क्या पूछा था, रामान के वर्तमान आयु ना लिखेंगे, इसलिए लास्ट में लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु को हमने यक्स माना था और यक्स बराबर आ गया आंसर आप लोगों को कितना आ गया, तो 7 वर्ष, कितना आ गया 7 ईयर्स, ठीक है 7 वर्ष। तो देखो कितना हमने आराम से आप लोगों को एक एक चीज बताया है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो हमने पूरा अच्छे तरीके से सोल्यूशन इतना आराम से आप लोगों को बता रहा हूं ना कि कोई दिक्कत होगा ही नहीं, चाहे मैथ में कोई कितना भी कमजोर हो। देखो पूरा हमने डिटेल में बात किया है और ये भी प्रश्न हो गया, इसको मैं भी हटा देता हूं आप लोगों को। देखो कितना प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था इसका पहला और दूसरा दोनों हमने कर रखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। अब देखो प्रश्न नंबर चौथा क्या है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आराम से कर डालोगे मेरा वादा है। जैसे ये दोनों प्रश्न समझ में आया, ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे। चलो देखो यह प्रश्न वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यान समझना। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो भाई अच्छा पूछेगा ही पूछेगा। तो हालांकि सिंपल भी है, कोई भारी नहीं है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण
क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप शांति से पढ़कर डायग्राम बनाना। अब डायग्राम कैसे बनेगा मैं अब सिखाता हूं आप लोगों को। एक बहुमंजिल भवन, देखो सबसे पहले आप धरती बनाना। दुनिया पे कोई चीज टिकी है तो धरती पे ही टिकी है, तो पहले आप एक धरती बनाओ, सिंपल सा। हमने भाई एक धरती बना दिया, जो भी टिकेगा इस धरती पे ही टिकेगा। धरती हमने एक बना दिया। बोला है एक बहुमंजिल भवन, तो बहुमंजिल भवन तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुमंजिल भवन तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, बहुमंजिल जो भवन होगा वो तो बड़ा होगा। ये बहुमंजिल भवन है। ये क्या है आप लोगों का? बहुमंजिल भवन। तो कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचा भवन भी है, तो 8 मीटर ऊंचा भवन क्या होगा? बहुमंजिल भवन से तो छोटा ही होगा। तो इसी धरती पे एक भवन है जो कि सिर्फ 8 मीटर है। ठीक है, यह भवन है। ठीक है, कितना मीटर है? सिर्फ 8 मीटर ऊंचा यह क्या है? भवन है। और यह बहुमंजिल भवन है। तो कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो शिखर क्या होगा इसका? यह वाला पोर्शन शिखर है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहा हूं, तो एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ऊंचे भवन का शिखर और तल, तल होगा यह। तो शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब इसके शिखर से इसके शिखर का जो कोण है, तो इसके शिखर से इसके शिखर का कोण कितना अंश है? 30 अंश। और इसके शिखर से इस तल का जो कोण है वो है 45 अंश। तो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण कैसे बनता है? तो अवनमन कोण बनता है, ये जो आप लोगों का 30 अंश बना है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा, और एक इसके सापेक्ष खींचेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस तरह होगा क्षैतिज रेखा। देखो ये क्षैतिज रेखा होगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जो ये कोण बनेगा, ये आप लोगों को कितना अंश है? 30 अंश। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी शिखर से इसके तल का जो कोण है, पूरा का पूरा कोण यहां से यहां तक लेके जो कोण बना है, वो आप लोगों का कोण है 45 अंश। कितना अंश है? 45 अंश। यह बोला इस प्रकार डायग्राम बनाओगे। ठीक है, एक बात नोटिस करो, देखो यहाँ पे तुम्हें जेड की आकृति दिखाई दे रही होगी। देखो यहां से, फिर यहां से, और फिर यहाँ अगर खींच दे तो जेट की आकृति बन जाएगी बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। देखो इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, खींच दिया हमने। अब देखो जेट की आकृति बन रही है कैसे। इस रेखा के बारे में देखो, ध्यान से देखना। यहां से जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ। तो यह जो कोण बन रहा है, तो अगर यह 30 अंश तो ये भी 30 अंश। एकांतर अंतः कोण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह अब देखो, अब इस बड़े वाले की बात कर रहे हैं। बड़े वाला देखो, बड़े वाला कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना, तो ये वाला कोण कहाँ जा रहा है? नीचे यहाँ। मतलब यह वाला कोण जो है ये 45 अंश होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यह 45, ये भी 45, यह 30, ये भी 30। ठीक है, अब देखो, अब इसका थोड़ा नामकरण कर दो, नाम थोड़ा रख दो अच्छे से। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने एम रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, क्यू रख देता हूँ, आपकी मर्जी। इसका नाम क्या रख दिया जाए? पी रख दिया जाए। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल नाम हो आप नाम रख सकते हो। ठीक है, नाम हमने रख दिया। अब देखो ध्यान से, पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल के पूरी भवन की ऊंचाई पूछा है, ए बी की दूरी पूछा है, पूरा ऊंचाई। और क्या है? दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब बी और क्यू। ये जो भवन है और यह दोनों कितने दूरी पे है? तो हमें दूरी नहीं मालूम, तो हम लोग दूरी मान लेते हैं भाई। हम लोग को ज्ञात कर रहा है, दूरी हमको मालूम नहीं, मान लेते हैं कि दूरी यक्स है। ठीक है, हमने क्या मान लिया? यक्स मीटर दूरी है भाई, मान लिया, हमको ज्ञात करना है। अगर एक बात देखो, अगर यह 8 है, तो ये यहाँ तक भी तो 8 ही होगा, जरूर होगा। अगर यह 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और यह दूरी हमको मालूम नहीं, तो इस दूरी को हम यच मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? यच मान लेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, यच मान लिया। अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए ए बी की दूरी और हमें चाहिए बी क्यू की दूरी। यह हमारा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी, यह दो भवनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा आपको, दो त्रिभुज। ध्यान से नोटिस करना। देखो एक बन रहा है त्रिभुज, कौन सा? ए एम पी। देखो बन रहा है कि नहीं? ए एम पी, एक त्रिभुज बनना है ए एम पी। ठीक, तथा एक त्रिभुज और बनना है, देखो ध्यान से, ए बी क्यू। क्या बनना है? ए बी क्यू। लिखेंगे ए बी क्यू।
ठीक है, ये दो त्रिभुज बनना है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। किस वाले त्रिभुज में? तो त्रिभुज ए एम पी में। अब ए एम पी में आप लोग नोटिस करो तो देखो एक चीज, छोटा वाला त्रिभुज ए एम पी में, तो अगर यह एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यक्स, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर ये पूरी दूरी यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखो, हमें यच चाहिए, हमें यहाँ से ए एम चाहिए एच, तो यहाँ पे दिया क्या है? एक आधार और एक लंब, एक आधार एक लंब, तो लंब बटे आधार किस में होता है? तो टेन थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन, और थीटा, थीटा कितना है? तो थीटा यहाँ पे पी है, तो लिखेंगे टेन पी, तो लिखेंगे टेन पी, टेन पी बराबर क्या आता है? लंब और बटे में आधार, लंब बटे आधार। देखो दो चीज चाहिए हमें, आधार दिया है यक्स और लंब दिया है, तो इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना। क्या? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है टेन में, तो टेन यहाँ पे पी, टेन पी बराबर लंब बटे आधार। कितना सिंपल है, देख रहे हो? अब देखो टेन पी, ध्यान से समझना, तो टेन पी, पी का वैल्यू कितना अंश है? 30 अंश। देखो पी का वैल्यू कितना अंश है? 30, तो यहाँ क्या लिखोगे? 30 अंश बराबर लंब, देखो लंब क्या है यहाँ पे? तो लंब यहाँ पे एच है, लंब क्या है? एच, अब बटे आधार क्या है? तो आधार यक्स है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स। ठीक है, अब देखो टेन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? एक बटे करड़ी में तीन होता है, तो लिखोगे एक बटे करड़ी में तीन बराबर यच बटे एक्स। ठीक है, अब यहां से तुम यक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, यक्स गुणा एक में होगा तो हो जाएगा एक्स बराबर एच, ठीक है, करड़ी में तीन, यही तो होगा। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो अच्छे से, यक्स बराबर करड़ी में तीन यच, ऐसे लिख सकते हो। यह यक्स का वैल्यू आ गया भैया, इसको आप समीकरण नंबर एक नाम दे दो। अब बारी आती है त्रिभुज दूसरा में जाएंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी क्यू में। अब एक चीज नोटिस करो, अब हम ए बी क्यू में देख रहे हैं, तो एक चीज देखो, आप लोगों को स्पष्ट दिख रही होगी वो चीजें, मैं भी देख पा रहा हूं। ए बी क्यू में, ए बी क्यू में देखो आधार और लंब, तो आधार और लंब किस में होता है? फिर टेन, तो लिखेंगे टेन, अब पी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? क्यू लेंगे, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज की बात, बड़े वाले त्रिभुज क्या है? कोण 45 जो कि क्यू है, तो लिखेंगे टेन क्यू, तो टेन क्यू बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे के क्या? आधार, लंब बटे के आधार ही फॉर्मूला आप लोगों का रहेगा। ठीक है, यहां से इसको अगर करें तो हो जाएगा टेन क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है? 45 अंश, तो लिखेंगे 45 अंश बराबर लंब कितना है जी? तो लंब देखो ध्यान से, लंब, लंब तो पूरा ए बी होगा ना, लंब ये पूरा बड़े त्रिभुज के ले रहे हैं तो ए बी होगा, तो ए बी क्या आ रहा है? एच प्लस आठ, एच प्लस आठ पूरा लंब हो जाएगा, तो लिखोगे एच प्लस आठ लंब, अब बटे में आधार, आधार तो वही आपका एक्स है, तो क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। ठीक है, अब टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? एक, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एच प्लस के आठ और बटे में एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा एक्स बराबर एच प्लस एट। अब यहाँ यक्स, जो यक्स का वैल्यू करड़ी में तीन एच है, यहाँ पे रख दो यक्स की जगह, तो यक्स की जगह हम लोग लिख देंगे करड़ी में तीन एच और बराबर एच प्लस के क्या? आठ। ठीक है, अब यहां से मिलेगा क्या? करड़ी में तीन एच, यह प्लस एच इधर आएगा तो माइनस एच, और बराबर इधर बच जाएगा आपका आठ। यहां से मैं एच कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल एच कॉमन लूंगा तो हो जाएगा आपका करड़ी में तीन माइनस एक, एच चला गया तो एक ही बचेगा, बराबर के आठ। अब यहां से हम कर क्या सकते हैं कि यहां से हम एच की वैल्यू निकाल देंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा? आठ बटे करड़ी में तीन माइनस एक होगा। अब यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि हर में कोई परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में जब भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसे परिमेयकरण करते हैं, तो गुणा कर देंगे करड़ी में तीन प्लस एक और करड़ी में तीन प्लस एक। परिमेयकरण ऐसे ही तो करते हैं, हर में जो दिया होता है उसको बस चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से एच बराबर क्या निकलेगा? तो ऊपर तो आप लोगों का आ जाएगा आठ करड़ी में तीन प्लस एक, और नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? करड़ी में तीन का स्क्वायर माइनस के एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हल होगा तो ये हो जाएगा आपका एच बराबर आठ कोष्टक में करड़ी में तीन प्लस एक, और नीचे हो जाएगा करड़ी में तीन का स्क्वायर करोगे तो तीन माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो एक,
अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा यच बराबर 8, करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में 3 में से गया तो 2, कटाओगे तो 2 चौको 8, 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा यच बराबर 4 और करड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है, इतना मीटर। अब ये क्या आ गया, ऊंचाई, यच का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, यच का वैल्यू आ गया, वैल्यू किसका निकला, एच का, ठीक है, यच मतलब ऊंचाई। तो ये किसकी ऊंचाई है, पूरी की पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है, पूरी ऊंचाई, हमने दोनों मिला के किया था ना, तो ये पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई जो यच है वो आ गया भैया, कितना आ गया, तो आ गया आपका 4 करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर आ गया। डाउट क्लियर। और एक प्रश्न और तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था, देखो हमसे प्रश्न पूछा था यह कि बी क्यू की भी दूरी बताइए। तो चलो हम लोग बी क्यू भी निकाल देते हैं। बी क्यू को क्या माना था, यक्स, दो भवनों के बीच की दूरी भी तो चाहिए, तो बहुमंजिल की दूरी निकल गया, यहाँ पे लिख लेना बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो आप लोगों के सामने भाई दिख रहे हैं, ये आंसर है। लेकिन दो भवनों के बीच की दूरी भी तो पूछा था, तो दो भवनों के बीच की दूरी क्या था, बी क्यू, ठीक है, बी क्यू को हमने यक्स माना था, तो यहाँ पे यक्स आ गया। तो सिंपल यक्स बराबर करड़ी में 3 गुणे यच, यच का मान कितना है रख दो, यच का मान आया है 4 करड़ी में 3 प्लस 1, तो यक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, कड़ी में 3 को गुणा कड़ी में 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, और प्लस कड़ी में 3 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3, तो आ जाएगा क्या आपका 4 और 3 प्लस क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 मीटर। यक्स का वैल्यू, यक्स का वैल्यू मतलब दो भवनों के बीच की दूरी, यहाँ लिख भी देना कि दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी। देख रहे हो ना, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। ये प्रश्न क्या था, बिल्कुल आसान था, बस समझना था, ठीक है, कोई आपको अच्छे से समझाते समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और पूरा का पूरा आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो, तो देखो यहाँ पे एक बात नोटिस किया जाए, ये भी प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं। अथवा में करके एक प्रश्न और दिया है, देखो अथवा किया है ना, अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया आप लोगों का 6 नंबर के लिए, इसको भी देखेंगे, मानेंगे नहीं भाई, पूरा का पूरा हमने वादा किया है, पूरा सोल्यूशन देखें चाहे जितना भी टाइम हो जाए। तो ये हो गया ना, अब इसको देखने वाले हैं। अब ये भी सेम उसी कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यह अथवा करा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और कड़ी में 3 का जो वैल्यू होगा वो 1.732 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, आप लोग विश्वास रखिए। कैसे आएगा देखो, इसका भी सबसे पहले हम लोग डायग्राम, सबसे मेन होता है डायग्राम, डायग्राम अगर बना दिए तो समझो सब कुछ कल्याण हो गया। तो चलो पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्या है वही, जब भी इस प्रकार का डायग्राम आए तो धरती तो बना ही लेना है, धरती तो भाई धरती पे ही सब कुछ होने वाला है, तो सिंपल एक धरती बना ही लेते हैं, धरती बन गया। अब क्या बोला है देखो, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, ये भूमि तो ही है धरती, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु P है, बात खत्म। तो भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन भी है जो कि कितना ऊंचा है, 10 मीटर, तो भाई एक भवन बना लेते हैं जो कि 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो इस साइड हम लोग भवन बना देते हैं, यह है भवन, कितना ऊंचा है भाई, 10 मीटर, 10 मीटर यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई है, यह भवन है। तो कह रहा है कि बिंदु और भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका भवन का शिखर यह है, और बिंदु P से इसका उन्नयन कोण, क्या बोला है, उन्नयन कोण, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ये बिंदु से देख रहा हूं इसके शिखर, तो यह हो गया आपका उन्नयन कोण, कितना अंश भैया, 30 अंश बोल रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ध्यान सुनो, फिर बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यह जो भवन का शिखर है इस पे एक ध्वज को लहराया गया है, ध्वज मतलब झंडा तिरंगा, चलिए बना देते हैं भाई एक ध्वज, देखो कमाल का बन गया, ठीक है, झंडे को हमने लहरा दिया। तो कह रहा है कि झंडे को लहरा दिया, कह रहा भवन के शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया, और बिंदु P से
ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ध्वज का शिखर क्या है, ये वाला बिंदु। अब बिंदु P से उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। अब यहां से देखेंगे इसको, P से देख रहे हैं हम झंडे के शिखर को, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब क्या होगा, ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक कितना अंश है, 45 अंश है। ठीक है, फिर पूछा ध्वज दंड की लंबाई, मतलब यहां से लेके यहां तक की आप बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब P से इस वाले बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये जो बिंदु इसकी दूरी ज्ञात करना है। कुछ नहीं, नाम रख लेते हैं, ये P है तो इसका नाम हम B रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, ये नाम रख देते हैं, और ये बच गया, इसका नाम क्या रख देते हैं, Q रख देते हैं। ठीक है, Q रख दिया हमने। अब देखो करना क्या है, फिर वही दो कोण है ना, दो त्रिभुज बनेगा। दो कोण है, कितना त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज तो दिख रहा है आप लोगों को, ए बी पी। देखो कितना सिंपल है, ए बी पी, और एक बन रहा है आपका क्यू बी पी। ठीक है, क्यू बी पी और एक ए बी पी। लिखेंगे यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का नाम। एक बन रहा है त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, तथा एक बड़ा त्रिभुज बनना है क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये त्रिभुज। दो त्रिभुज बनना है। अब मैं इसको साइड कर देता हूं ना, इसका काम खत्म है। बस अब जितना फोकस करना है इस डायग्राम पे फोकस करना है। सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज किस में, ए बी पी में। अब ए बी पी में देखो क्या चीज दिया है, तो ए बी पी में लंब दिया है, आधार हमको पीबी हमको चाहिए, दो भवनों के बीच की दूरी हमको चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे काम बन जाएगा कौन, लंब बटे आधार, मतलब 10। क्या लिखेंगे, 10 पी, 10 पी बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, यही तो होगा। हम लोग जानते भी हैं कि ये जो कोण 30 अंश है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये आधार 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो 10 पी बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे यहाँ पे 10, अब पी का वैल्यू कितना है जी, छोटा वाला त्रिभुज लिए तो 30 अंश, 30 अंश का कोण है, बराबर लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1/3 में 3, 1/3 बराबर ए बी की लंबाई है 10, और पीबी की लंबाई तो हमको निकालना है, तो पीबी की गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा पीबी बराबर 10 को गुणा कड़ी में 3 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 कड़ी में 3 मीटर। तो एक तो हमको चाहिए था पीबी, दो भवनों के बीच की दूरी, तो निकल ही तो गया। ये ना पूछा था कि बिंदु P से इस भवन की दूरी कितनी है, तो भाई पीबी निकल गया 10 कड़ी में 3 मीटर, सिंपल। और एक हमको चाहिए क्या, ध्वज दंड की अब ऊंचाई चाहिए, तो ध्वज दंड की ऊंचाई के लिए हम बड़े के त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है, इसमें चलेंगे। त्रिभुज कौन सा, क्यू बी पी में। अब क्यू बी पी में देखो, क्यू बी पी में इसमें भी ये पूरा लंब है, और ये आधार, आधार तो हमको मालूम चली गया कितना है, 10 कड़ी में 3 आया है, अभी देखें 10 कड़ी में 3 आया आधार, तो आधार और लंब, तो लंब बटे आधार उसमें 10 में ही होता है, तो लिखेंगे 10 पी। यहाँ पे भी पी ही रहेगा, लेकिन कोण 45 अंश वाला लेंगे क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, तो 10 पी बराबर फॉर्मूला वही होगा, लंब बटे के कितना, आधार, तो लंब बटे के क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पी, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं तो 45 अंश, बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब क्यू बी, और क्यू बी किससे मिलके बना है, तो एक ए क्यू से और प्लस दूसरा ए बी, दोनों के जोड़ने से मिलके बनेगा, और बटे में आधार क्या आपका पी बी है। अब देखो 10 45 अंश, 10 45 अंश का वैल्यू सिंपल 1 होता है, बराबर ए क्यू का वैल्यू तुमको निकालना है, क्योंकि ध्वज दंड की जो लंबाई है वो तो आपका ए क्यू ही तो है, यही तो निकालना है, और प्लस ए बी तुमको दे रखा है, देखो डायग्राम में कितना भी दिया है, 10 मीटर, तो हो जाएगा 10, और बटे में पीबी का वैल्यू अभी जस्ट निकला है यहाँ पे, 10 कड़ी में 3 निकला है, तो 10 कड़ी में 3 को गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा, 10 कड़ी में 3 आएगा, बराबर ही हो जाएगा ए क्यू प्लस 10। अगर हम इधर ए क्यू का वैल्यू निकालें तो ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 10 कड़ी में 3 माइनस के क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या, सिंपल 10 कॉमन ले सकते हो,
ले लो कॉमन। ठीक है, तो 10 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? कॉमन लेने क्या जो डायरेक्ट लिख दो ना। ठीक है, क्या लिख दोगे? 10 और गुणे कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का वैल्यू बोला था, मैं सवाल में अभी दिखा देता हूँ, बोला था कड़ी में 3 का वैल्यू बोला था 1.732। तो 1.732 ले लो और माइनस के 10 ले लो, इसका गुणा करोगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 और माइनस के 10। अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 7.32 मीटर। ये किसका आ गया? ध्वज दंड की ऊंचाई। किसका? यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्वज दंड की ऊंचाई मतलब लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई इतना मीटर आ गया, और बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो कितना आ गया? 10 × 3 मीटर। देखो हमने सब कुछ डिटेल में बताया, बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है? पूरा हमने आराम आराम से हर एक चीज डाउट क्लियर किया आप लोगों का, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और रुकेंगे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां बच गया है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है। अभी तक तो हम लोग यहाँ तक किए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5वां बचा है, और इसका अथवा करके एक दिया वो भी बचा है, पूरा करके जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि हमने वादा किया था लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लो, बहुत ही वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्या है प्रश्न पढ़ता हूँ, पूरा हर एक बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कोई एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए जितना बोला है पहले उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो भाई उल्टे शंकु का आकार का है एक बर्तन, तो बना लेते हैं शंकु। जैसे जैसे एक एक अक्षर बोलेगा उस तरह पढ़ के हम लोग डायग्राम बनाएंगे और सवाल के अंत तक पहुंच जाएंगे। देखो एक हमने शंकु बना दिया उल्टा, वही बोला था ना। देखो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, बन गया आपके सामने। ठीक, कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बोला है 8 सेंटीमीटर। आप ध्यान से समझना, ऊंचाई मतलब यहां से लेकर कहां तक? पूरा यहां तक। यह जो ऊंचाई है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? बिल्कुल। इसके बाद बोला है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, ऊपरी जो भाग है पूरा खुला हुआ है। ठीक है, बंद नहीं है, खुला हुआ है। कह रहा है कि सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर जो खुला हुआ भाग का सिरा है, इसकी त्रिज्या मतलब यहां से लेके त्रिज्या आर बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम बड़ा लिख दूं तो आर बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोला है यहाँ पे यह ऊपरी तक पानी में भरा हुआ है। यह ऊपर तक पानी में भरा हुआ है। यह जो आप लोगों का पूरा शंकु दिख रहा है, पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम फूल है पूरा पानी। ध्यान देना, जो वर्ड बोलना उसको ध्यान में रखना। पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ये आप लोगों का पूरा शंकु है। इसके बाद देखो यहां तक हो गया, फिर बोला है जब इस बर्तन में शीशे के कुछ, देखो कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिए, ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसके अंदर एक गोलाकार गोलियां, शीशे की जो कंचे खेलते हैं गोली होता है, तो गोलाकार शीशे की कुछ गोलियां इसके अंदर डाला जाता है। तो ये बताओ कि पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है और इसमें कुछ गोलेकार गोली तुम डालोगे, तो जितना गोली डालोगे उतना पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि पानी पूरा नकानक भरा हुआ है, पूरा फुल पानी भरा हुआ है। और इसमें कुछ तुम गोली के कंचे डालोगे, तो गोलियां डालोगे तो पानी कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। लेकिन पानी कितना निकल रहा है ये भी बताया है। कह रहा है कि पानी निकल रहा है, इस पूरे जितना भरा हुआ पानी है ना उसका 1/4 पानी, 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो कह रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। कह रहा है कि कितना गोली अंदर डाला हूं कि इसका पूरे के पूरे पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जा रहा है। बताओ कितना गोली डाला हूं, यह पूछ रहा है हमसे सवाल में। और कह रहा है कि यह जो गोली है, इस गोली के त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो क्योंकि इसको स्मॉल आर मान लिया तो इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ। कैपिटल आर बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, जो गोली की त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। इतना हमको नॉलेज में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कितना हमने गोली इसमें डाला है, गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले सिंपल एक चीज यहाँ पे लिखोगे। क्या लिखोगे, आराम समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा तगड़ा है। लिखेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना है, स्मॉल आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तथा तथा गोली की त्रिज्या, जो गोला है लिखो, गोले की त्रिज्या, जो ये गोला कंचा डाला हूं, गोली डाला हूं ना तो गोली लिख दो, गोली की त्रिज्या, तथा गोली की त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना है, जो कि कितना है जी 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो हमें कितना गोली डाला गया है अंदर, यही पूछा है, तो हमको मालूम नहीं है तो उसको मान लेंगे कि माना शीशे की, क्योंकि गोली जो है शीशे की है, माना शीशे की एन गोलियां, क्योंकि मालूम नहीं तो एन मान लेते हैं, एन गोलियां, माना शीशे की एन गोलियां शंकु में है, शंकु में है। हमने मान लिया कि माना शीशे की एन गोलियां शंकु में है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात ध्यान से तुम सुनना तभी समझ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन लाजवाब है। अब बताओ पानी नकानक भरा हुआ था, तो इसमें जितना गोली में अंदर डालूंगा, मान लो एन गोली डाला, तो एन गोली अंदर डाला, तो जितना एन गोली का आयतन होगा वह बराबर होगा जितना बाहर पानी निकला होगा, क्योंकि जितना आयतन का गोली अंदर डालूंगा उतने ही आयतन का बाहर पानी निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जो एन गोली का आयतन है, ठीक है, वह बाहर निकले हुए पानी के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात तो तय है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इस बात को हम लोग लिखेंगे कि शीशे, लिखेंगे कि शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन बराबर है बाहर निकले हुए, बाहर निकले हुए पानी के आयतन के, निकले हुए पानी का आयतन। जितना अंदर गोली डालूंगा उसका जो आयतन है, जितना बाहर पानी निकला उसके आयतन के बराबर ही तो होगा। सिंपल है, जितना डालूंगा उतना बाहर निकला उतना आयतन। चलो अब देखो शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा, तो शीशे की गोली हम टोटल एन माने हैं, तो एन गुणे, अगर एक गोली का आयतन निकल जाता तो उसमें एन का गुणा करूंगा तो सबका निकल जाएगा, तो एन गुणे एक गोली का आयतन, एन गुणे एक गोली का आयतन, क्योंकि एक गोली का आयतन अगर हमको मालूम चल गया तो एन का गुणा कर दूंगा तो सभी एन गोलियों का आयतन निकल जाएगा, बराबर बाहर निकले हुए पानी का आयतन। तब बाहर जो पानी निकला है वह 1/4 भाग निकला है किसका, शंकु के आयतन का, क्योंकि सवाल में बोला था कि शंकु के आयतन मतलब पूरा हुआ, जो पूरा भरा हुआ पानी है, तो पूरे भरे हुए पानी का 1/4 भाग तो बाहर निकला है, तो पूरा भरा हुआ पानी किस आकार का है, शंकु का। तो लिखेंगे 1/4 गुणे शंकु के आयतन, क्योंकि शंकु के आयतन का जितना पानी है बाहर कितना निकला है, इसका 1/4 भाग बाहर पानी निकला हुआ है, ये बोला था। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन गुणे गोली का आयतन, गोली मतलब गोला हुआ, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कैपिटल आर लिया है क्योंकि गोला का त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना था, देखो गोला का त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना था, बराबर है 1/4 शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो शंकु है ना, शंकु का आयतन 1/3 होता है, सॉरी, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यह बात आप फार्मूला याद होना चाहिए तभी लग पाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से, तो देखो 3 से 3 तो कट रहा है, काट लो, पाई से देखो पाई भी कट रहा है, इसको हमने भी काट लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बच गया 4n/r3 बराबर, इधर क्या बच गया, ऊपर बच गया आर स्क्वायर एच,
और बटे में कितना बच गया 4, इतना बच गया। अब 4 के यहाँ पे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16 गुणे n गुणे आर क्यू बराबर इधर बच गया आर स्क्वायर गुणे h। ठीक है, अब बस वैल्यू रखो तो 16 गुणे n निकालना है। आर क्यू कितना है 0.5 हमने माना था, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर स्मॉल आर हम किसको माने थे शंकु, तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर h। ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई 8 थी उसकी। ठीक है, चलो अब इसको सिर्फ कटाना है आप लोगों को, तो 8 से कटाओ तो 8 दूनी के 16। अगर मैं ये दशमलव हटाऊं तो नीचे आपका 10 बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाऊं तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, ये भी दशमलव हटाऊं तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। तो देखो इस 5 से यह 5 गया और इस 5 से यह 5 गया। फिर अब क्या होगा 8 दूनी के 16, अभी 2 से कटाओ 2 5 10, 5 से यह 5 चला गया। ठीक है, तो ऊपर आपका यहाँ पे ऊपर क्या बचा n, हाँ नीचे 10 नाम है 100, अब बराबर इधर पूरा कट गया तो इधर बचा 1। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 100 को गुणा में होगा 100, मतलब गोलियों की जो संख्या आ गया वो 100 आ गया। मतलब 100 गोली हमने अंदर डाला था तो पूरे पूरे शंकु का 1/4 भाग पानी बाहर निकला था। तो ये गोलियों की संख्या पूछा था ना कितना आ गया 100 गोली हमने अंदर डाला था। तो ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब तक कोई आपको ध्यान से नहीं समझाए तब तक आप समझ नहीं पाओगे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, एक ही लास्ट प्रश्न और बच गया है अथवा करके। ठीक है, एक प्रश्न और बचा है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो क्लियर हो गया 6 नंबर का। एक प्रश्न और बचा है, ये भी उसी कैटेगरी का प्रश्न है, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से लगाएंगे। चलो देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना, सिंपल, ये वाला क्वेश्चन उससे सिंपल है। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कह रहा है गोलाकार एक कांच है और उसका जो गर्दन है बेलन के आकार का है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास उसका कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, आयतन घन निकलता है, यहाँ वर्ग दे दिया, यहाँ पे घन देना चाहिए। ठीक है, घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, क्या करा उपयुक्त मापन जो है आंतरिक मापन। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपल देखो कैसे बनाएंगे, जो बोला है डायग्राम बनाओ। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। देखो एक सिचुएशन क्या है, आप लोग देखे भी होगे इस प्रकार का बर्तन, हालांकि लैब वगैरह में ज्यादातर रहता है, लैब वगैरह में देखोगे तो इस तरह रहता है और यह ऊपर इसकी जो गर्दन होती है बेलनाकार होती है। लैब में देखो सुराही तरह होता है, लैब में इस प्रकार का बर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन, देखो बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो यह जो इसकी गर्दन है इसकी लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर, ये बेलनाकार है। ठीक है, ये इतना कंफर्म हुआ। फिर कह रहा है और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये तो व्यास ही कहलाता है। व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार है इसका व्यास, तो व्यास यहां से लेकर इसका यहां तक होगा, इसका व्यास मतलब डी बराबर दिया 8.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा बताना है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। हालांकि एक बच्चा ने इसको शोध किया है तो उसका आंसर आया है 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको बताना है कि इसका आंसर सही है 343 नहीं 345 है। देख लो क्या लिखा है, मैं दिखा भी देता हूँ, 345 है। एक बच्चा ने शोध किया कि इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। अब हमें बताना है कि सही है कि गलत है। तो देखो ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का चित्र दिखाई दे रहा है इसका आयतन बताना था। इसका आयतन क्या होगा भाई, गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, यही तो इसका पूरा टोटल आयतन होगा। तो चलो लिखेंगे कैसे, लिखिए एक चीज देखो यहाँ पे लिखेंगे, दो चीज इसको पहले नोट कर लेना, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ आप लोग नोट कर लेना कि माना गोले की त्रिज्या, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या होगी और बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो अलग अलग मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या, तो माना गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल आर से, कैपिटल आर से कितना दिया है
8.5। तो व्यास अगर 8.5 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो इसका आधा मतलब 2 का भाग कर देंगे, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अब बेलन का भी त्रिज्या मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो 2 दिया है व्यास ने दिया है, और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गया बेलन का, और गोले की त्रिज्या आ गया 4.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका पूरा आयतन निकालना है, कुल आयतन, तो लिखेंगे कुल आयतन जो होगा, तो कुल आयतन क्या होगा, इसमें दो ही चीज दिखाई दे रही है, एक बेलन दिखाई दे रहा है, एक गोला दिखाई दे रहा है, तो बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, यही तो होगा। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, यही होगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, गोले के आयतन को त्रिज्या आर माना था, कैपिटल आर, तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे, आर क्यू। ये क्या किसका फॉर्मूला था, गोले के आयतन का, और प्लस बेलन के आयतन का सिंपल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन सिर्फ पाई ले सकते हो, पाई कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 4/3 इधर बच जाएगा आर क्यू, और प्लस इधर हो जाएगा आर स्क्वायर एच बचेगा। अब सिंपल करना क्या है, पाई का वैल्यू उसमें बोला था कि 3.14 लेना था, 3.14 लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा 4/3 और गुणे आर क्यू, आर किसका मान थे, गोली की त्रिज्या, तो 4.25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यू, और प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर गुणे एच, एच उसका 8 दिया था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3.14, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 4.25 का क्यू प्लस 1 का क्यू, 1 करोगे 8 को गुणा करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, मैं हालांकि पूरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। इसका 3 बार गुणा करना, फिर इसका गुणा कर देना, भाग देना, जोड़ना, तो जोड़ोगे तो पूरा टोटल कितना आएगा, इसको इतना पार्ट को पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.35 आएगा, और इसका गुणा इसमें कर दोगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे के पूरे आयतन आ जाएगा चित्र का। ठीक है, तो पूरे चित्र का आयतन आ गया। तो देखो मेरे प्यारे, ये भी सवाल समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो देखो मैंने आपसे वादा किया था कि दीर्घ, जितने भी दीर्घ इसमें क्वेश्चन दिया था दीर्घ उत्तरीय, सब क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा, और सब कुछ बताया भी अच्छे तरीके से। कमेंट करना पूरा का, अब हम अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो वो लघु उत्तरीय 4-4 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, पूरा सलूशन करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, मैथ में वीक हो कोई दिक्कत नहीं, मैं पास करा दूंगा आप लोगों को। वीडियो कैसे लगे, वीडियो को तो शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।